बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम व्यूअर्स को ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ वेलकम करता हूं। आज का वेबिनार में हम पिछले 2-3 महीने में जो पाकिस्तान में मेन चीज़ें हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस हमारी इकॉनमी पे, हमारी स्टॉक मार्केट पे क्या हुई हैं और आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या होंगी। उसमें सबसे मेन चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका पाक रुपी डिप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर है, जो बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा कंसर्निंग इशू है। अदर देन दैट, हायर इन्फ्लेशन, हायर कमोडिटी प्राइसेस, पॉलिटिकल साइड के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं। अदर देन दैट, हम बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हाईलाइट हुई है हमारे पास, जिसकी बहुत सारी क्वेरीज भी आई, वो आपकी पाक रुपी डिप्रिसिएशन थी। ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा पाक रुपी डिप्रिसिएट कर चुका है बाय 10%, फ्रॉम 157 टू 175, जो कि एक मैसिव डेप्रिसिएशन थी और जिसने काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट किया। रिजल्ट टू दैट डेप्रिसिएशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन के नंबर्स में हमें काफ़ी इंक्रीज नज़र आया। कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा था, फिर हमारा पाक रुपी डेप्रिसिएट हो रहा था। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को इंक्रीज किया। रिजल्ट टू दैट हम जो सुनने में या देखने में आ रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने जा रहा है। आज हमारे सीपीआई के नंबर आए जो कि 9.2 था। सीपीआई का जो नॉर्मली कंसेंसस था मार्केट का, वो था 8.6 8.7 के अराउंड। कंसेंसस से काफ़ी ऊपर आया है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ यावर मौजूद हैं, तो मैं यावर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो वो पाक रुपी डेप्रिसिएशन और इकोनॉमी के हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। आफ्टर दैट थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के ऊपर अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यावर। हाँ जी, शुक्रिया तैयब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 1-2 महीने के अंदर हमने देखा है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड बेसिकली बहुत सारे कंसर्न रहे लोगों के, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो या फिर रुपी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो। और यही वजह थी, चाहे वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से रिलेटेड हो, तो यही वजह थी जिसकी वजह से हमने एक जो है ना वो डिप्रेस सेंटीमेंट देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। और वॉल्यूम्स भी काफ़ी लो होते हुए हमने देखे हैं। इसके अलावा काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी हमें नज़र आया है मार्केट के अंदर। तो ये जो बेसिकली सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं आपके इकोनॉमिक नंबर्स की वजह से हुई है। जिस तरह हमने लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था, कि जो हमारी करंट अकाउंट पोजीशन है वो काफ़ी जो है ना वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर हम करंट अकाउंट को देखें यहाँ पर, तो स्टार्ट क्योंकि इससे लेते हैं, यहाँ से बेसिकली आपका करेंसी और आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पिछले जो है ऑलमोस्ट हम नवंबर से जो है ना वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये नवंबर से स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, और हम जो है वो अब नेक्स्ट नवंबर के अंदर आ गए। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 10 to 11 मंथ्स हो गए जिसके अंदर हमने नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस विटनेस किया। इसी की वजह से जो है हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर है और हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी जो है ना अब डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं। लास्ट मंथ का नंबर हमने देखा कि 1.1 बिलियन डॉलर्स के करीब आया, जो कि उससे पिछले महीने 1.4 बिलियन डॉलर्स था। रिलेटिवली कम हुआ है, तकरीबन 300 मिलियन डॉलर के करीब। बट स्टिल जो है ये काफ़ी हाई साइड पे बिलियन डॉलर का डेफिसिट। ठीक है, और इस डेफिसिट के पीछे जो मेजर रीजन है आपको पता है, वही ट्रेड गैप है। और वही जो है ना वो हमारा जो है इंपोर्ट्स हैं, जो अब तकरीबन जो है वो 6 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ठीक है, इंपोर्ट्स के अंदर हमारा काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट का अगर मैं ब्रेकअप की बात कर लूँ यहाँ पर, तो जो फूड इंपोर्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 40% अप हैं। इसके अलावा मशीनरी इंपोर्ट्स हमारी अप हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट ग्रुप है 100% से ऊपर है। पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से तकरीबन 100% का इंक्रीज है। लास्ट ईयर हमारा 3.8 बिलियन डॉलर्स जो था वो इम्पोर्ट्स थी, इस दफ़ा 6 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट जो है वो 58% का 60% के करीब हमारा इंक्रीज आया। तो ये कंटिन्यूसली जो परसिस्टेंट बेसिस के ऊपर इंक्रीज है पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं। यही वजह है कि जो हमारा जो रुपी है वो जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये अब यहाँ पर जो सवाल ये है कि क्या यही चीज़, यही सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा, क्या इसी तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट आता रहेगा और रुपी डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगी? ये एक सबसे मेजर सवाल है इस वक्त इन लोगों का। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि देखिए, इंटरनेशनल जो अगर अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख लें तो हमारा इंपोर्ट बिल ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से है। यहाँ पे फिलहाल कोई रिस्पाइट नज़र नहीं आ रही। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी अपने जो है $80 to $85 पर बैरल के करीब है। एलएनजी प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई के ऊपर है। इसके अलावा जो दीगर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो भी तकरीबन जो है वो उस सब के अंदर भी हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें फिलहाल जो है वो स्टेबल ही नज़र आ रही है। हमारी जो इम्पोर्ट, जो पेट्रोलियम ग्रुप इंपोर्ट्स है वो तकरीबन
$1 से $1.5 बिलियन के बीच में ही अभी फिलहाल रहेंगी। जो थोड़ी बहुत हमें रिस्पाइट मिल सकती है वो यहाँ पे जो है वो फूड ग्रुप की तरफ से मिल सकती है, जिसने एक सिग्नल भी दिया है कि जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें अभी हमने फ्लैट है हमारी जो इम्पोर्ट बिल है। क्योंकि जो थोड़ा फूड प्राइसेस है जिसमें पाम ऑयल वगैरह की वजह से काफ़ी बढ़ गया था, मगर अब जो है वो चांसेस ये हैं कि कमोडिटीज़ नीचे आएंगी। और जो हमने शुगर वीट वगैरह इंपोर्ट किया पिछले महीनों के अंदर, वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और वो हमारा जो फूड इंपोर्ट बिल है थोड़ा सा कम होगा। मशीनी इंपोर्ट थोड़ी सी कम होंगी, रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ग्रुप के अंदर हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं और जो जिस तरीके से नई रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो ट्रांसपोर्ट ग्रुप भी थोड़ा सा कम होगा। तो हो सकता है ये हमारा डेफिसिट $1 बिलियन से जो है ना, वो जो करंट अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो है वो $1 बिलियन से ये नीचे आ जाए अगले महीनों के अंदर। तो अगर ये 600-700 मिलियन डॉलर्स के करीब रहता है तो ये रीजनेबल है और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए ठीक है कि 500-600 मिलियन डॉलर का डेफिसिट अगर हम होता है साल के हम 7-8 बिलियन डॉलर पे एंड करते हैं, तो वो हमारे रेमिटेंसेज जो है वो इतने हैं कि हम उसको जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा रुपी है, अब थोड़ा सा आपने देखा कि जो आपका जो रिजर्व से पोजीशन थी स्टेट बैंक की वो भी थोड़ी कम हुई है। पिछले जो है ना वो सितंबर के अंदर हम $19 बिलियन पे थे, अब हम 17.45 के करीब आ गए। ऑलमोस्ट $2 बिलियन का डिक्लाइन आया है जिसके अंदर हमने सुकूक की पेमेंट्स की हैं अपनी और डेट सर्विसिंग की पेमेंट्स हुई है जिसकी वजह से ये डिक्लाइन है। तो जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसके अंदर भी जो अगर हम देखें तो जो जो ट्रेड गैप है हमारा वो तकरीबन जो है वो $3.2 बिलियन के करीब अभी मौजूद है। तो अगर यही रिजर्व पोजीशन रहती है हमारी तो हमारा जो इम्पोर्ट कवर है जिसको आमतौर पर आईएमएफ भी वो देख रहा होता है कि आईएमएफ कहता है कि आपका 3 टाइम्स से ऊपर हो अगर आपका इम्पोर्ट कवर, तो वो ठीक है। अभी हमारा इम्पोर्ट कवर थोड़ा नीचे आ गया, 2.8 के करीब है। तो अगर ये सऊदी इनफ्लो आता है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ते हैं, तो हमारा जो इम्पोर्ट कवर है 3.5 के करीब चला जाएगा। इसके अलावा अगर आईएमएफ के पैसे भी आते हैं $1 बिलियन, तो हमारा इम्पोर्ट कवर फर्दर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इम्पोर्ट कवर की साइड से थोड़ी सी अभी जो है वो कंसर्न से लोगों के पिछले 3-4 महीने में काफ़ी नीचे आ गया था, जो कि अब थोड़ा सा अगर ये इन्फ्लोज आते हैं तो फिर बेहतरी की तरफ हमें होता हुआ नजर आएगा। तो अगर यहाँ पे इम्पोर्ट कवर बेहतर होता है, आपका करंट अकाउंट थोड़ा सा जो है ना वो ईज ऑफ होता है, तो फिर हमारा रुपी के जो डेप्रिसिएशन है वो रुकेगी जिस तरह हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा। और तो और जो जिस तरह रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का नंबर आया अभी लास्ट 96, तो वो भी ये शो कर रहा है कि अभी हमारा जो है करेंसी तकरीबन 4% के करीब अंडर वैल्यू है। तो यहाँ पे पैसा रियल इफेक्टिव रील की साइड से कोई प्रेशर नहीं है रुपी के ऊपर, बट स्टिल जो आउटफ्लो आउटफ्लो वाली चीज़ है जिस तरह हमारा आउटफ्लो होते हुए नजर आ रहा है उसकी वजह से करेंसी के अंदर प्रेशर था। एक सेंटीमेंट वाइज भी चीज़ें थी कि आईएमएफ की कोई रिस्ट्रिक्शन है शायद इस तरह की कि रुपी को आप डेप्रिशिएट करें। तो उस वजह से मार्केट सेंटीमेंट की वजह से रुपी जो है वो हमारा काफ़ी वॉलीटाइल रहा है पिछले दिनों में। तो अगर आगे चल के ये इन्फ्लोज आते हैं जिस तरह मैंने पहले कहा, तो फिर हमें देख हो सकता है 170 से नीचे भी अपने रुपी को जाता हुआ देखें, क्योंकि रील हमारा जो है वो तकरीबन 96 के करीब है। कमिंग टूवर्ड्स इन्फ्लेशन नंबर जिस तरह आपने डिस्कस किया, तो इन्फ्लेशन की अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लाभी जिस तरह आपने बताया कि मार्केट कंसेंसस 8.6 8.7 के करीब था, बट जो एक्चुअल नंबर आया वो 9.2 का है, विच इज़ हायर देन द मार्केट कंसेंसस। और अब जो है लोगों के जिस तरह इंटरेस्ट रेट के हवाले से कंसर्न है वो दोबारा से रीमर्ज हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन अभी फिलहाल जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है अगले कुछ महीनों के अंदर। हमारी एक्सपेक्टेशंस बता दूं कि 9.4 की थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है। अदरवाइज जो है वो मार्केट कंसेंसस तो काफ़ी नीचे था। अच्छा, यहाँ पर अभी होगा ये कि जिस तरह अभी आगे का ट्रेंड देख रहे हैं इन्फ्लेशन का, तो हमें फिलहाल कोई नीचे जाते हुए जो है वो इन्फ्लेशन नज़र नहीं आ रहा। अभी 11% का हाई कर सकते हैं जनवरी के अंदर, जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं और आगे चल के पावर टैरिफ गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने हैं 1 नवंबर से। इसके अलावा गैस प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, तो इन्फ्लेशन अभी 11% के करीब जो है वो बाय जनवरी इजीली जा सकता है। तो अगर ये 11% के करीब जाता है तो ऑब्वियसली फिर स्टेट बैंक ने जिस तरीके से कहा है कि हम पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से हमें जो फिर इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो है वो ड्यू टू फर्दर इकोनॉमिक नंबर से जिसमें रेमिटेंसेज एफडीआई, तो एफडीआई लास्ट मंथ थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, $236 मिलियन के करीब का नंबर है। इसके अलावा रेमिटेंसेज भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, $2.6 बिलियन का लास्ट मंथ का भी नंबर है। तो इन्होंने थोड़ी सी सपोर्ट की है करंट अकाउंट को, बट स्टिल जो है वो हाई रिपोर्ट्स की वजह से हमें लगता है कि करंट अकाउंट हमारा थोड़ा सा प्रेशर में ही रहेगा और जिसकी वजह से करेंसी के ऊपर प्रेशर है। बट जैसे ही हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आते हैं जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थिंक इस वीक के अंदर हो जाएगी, तो फिर हमें एक स्टेबिलिटी वाला फेज हमें इंशाल्लाह जो है वो होता हुआ नजर आएगा। थैंक यू यावर। आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया यावर। आप जिस तरह कह रहे थे कि आपको गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन बढ़ती नजर आ रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या ओपिनियन है कि हम अब हमारा डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट
जो लास्ट 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ था, गोइंग फॉरवर्ड कहाँ तक ऊपर जा सकता है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्योंकि देखिए एक हम फैक्टर है जो आपके हमारे स्टॉक मार्केट को या इवन इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। जावर प्लीज। अच्छा सवाल ये ताहिर भाई आपने। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने देखना पड़ेगा, जैसे ये मैंने बताया कि एक महीने का इन्फ्लेशन तो 11% के करीब भी जा रहा है, बट जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो हमारा कहाँ स्टैंड करेगा बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 22। तो वो हमारा तकरीबन जो है ना वो 9.5% के करीब मैक्सिमम जा सकता है, जो कि स्टेट बैंक के टारगेट से आई थिंक थोड़ा सा ऊपर है। और इस दफ़ा की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक अपना इन्फ्लेशन टारगेट भी अपवर्ड रिवाइज करेगा जहाँ तक हमें लगता है। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा जो है वो, जिस तरह हम पहले सुनने में आते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। हमें ये लगता है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज होगा। आपको याद होगा लास्ट मंथ भी, जब लास्ट टाइम भी जब हमने मॉनेटरी ये किया था, तो हमने 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिया था इंटरेस्ट रेट के अंदर। स्टेट बैंक ने उसको 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है, बट उसी की वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ रहा है। और मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस है वो 100 बेसिस पॉइंट के करीब चली जाएंगी। यहाँ से आप इसके यील्ड कर्व को भी देख सकते हैं। ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है इंटरेस्ट रेट का। जिस तरह हमने पहले शुरू के जब वेबिनार किए थे उसके अंदर भी ये चीज रिफ्लेक्ट की थी कि लास्ट टाइम जनवरी के अंदर पॉलिसी रेट हमारा 13.25% था। मगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि डाउन द रोड जो लॉन्गर टेनर पीआईबीज हैं, जो फिक्स इनकम रेट है, वो नीचे आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि मार्केट रेट कट देखी थी काफी मैसिव, बट स्टेट बैंक ने उस चीज को रोका हुआ था। पॉलिसी रेट हमारा 13.25% था। अब आप देखें कि यील्ड कर्व जो है वापस से जो है ना वो स्टीप हो गया, और 8.35 लोअर लीड जो है वो नीचे, और हायर जो टेनर है वो वापस से ऊपर आ गया। इसका मतलब ये कि लोग अब जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि यहाँ से इजीली इंटरेस्ट रेट, अभी जिस तरह पॉलिसी 7.25% पे है, ये बाय द एंड ऑफ जो है वो जून, हमें ये 10% के करीब लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ से तकरीबन जो है वो 250 और 275 बेसिस पॉइंट के करीब का इंक्रीज आएगा अगले जो है ना वो 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो कि काफ़ी एग्रेसिव लग रहा होगा कि यहाँ से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बट हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और जो इकोनॉमी का इकोनॉमिक सिनेरियो है, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज होना होगा। तो यहाँ पे अगर चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, जिस तरह स्टेट बैंक ने पिछले दिनों भी इनिशिएटिव्स लिए हैं और गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए इम्पोर्ट्स को कर्व करने के लिए, तो वो चीज़ अभी ज़रूरी है अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा डिस्करेज करने पड़ेगा इंपोर्ट्स को थ्रू पॉलिसी रेट। तो थोड़ा सा ये जो है वो टाइटनिंग की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान, आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमीज भी जो है वो टाइटनिंग की तरफ ही है। यूएस भी सिग्नल दे रहा है, यूके भी जो है वो सिग्नल दे चुका है टेपरिंग का। तो ये ग्लोबल जो है ना वो इंटरेस्ट रेट हाइक देखेंगे। तो पाकिस्तान का भी केस ऐसे ही रहेगा। हमें लगता है अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आएगा। और गोइंग फॉरवर्ड अगली जो 2 मॉनेटरी पॉलिसी आएंगी, हम पॉलिसी रेट को बाय द एंड ऑफ जून जो है वो 10% के ऊपर देखते हैं। थैंक यू यावर। काफी ज्यादा आपने अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम 1% का इंक्रीज देख रहे हैं, तो अब वो डेफिनेटली हमने जब जब इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखा है तो उसके अगेंस्ट स्टॉक मार्केट में एक प्रेशर देखा है। अच्छा, नॉर्मली हम इसे इसी तरह बोलते हैं कि जी स्टॉक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक नीचे आएगा। लेकिन हमेशा क्या होता है, हर चीज का एक बेनिफिशियरी होता है और एक को उसके अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस हो रहे होते हैं। तो हमारी मार्केट में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑल दो कुछ कंपनीज को उसका नुकसान हो रहा होता है, कुछ को उसका फायदा हो रहा होता है। से हमारा बैंकिंग सेक्टर जरा इम्प्रूव कर सकता है। तो इस सिनेरियो में आप गोइंग फॉरवर्ड पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को किस साइड पे मूव करता है और किस तरह देख रहे हैं? प्लीज। अच्छा देखिए तय पे मार्केट जिस तरीके से होते हैं, आप सबको पता है कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है। हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रही होती है। तो यही परफॉर्मेंस हमें पिछले 2 महीने के अंदर नजर आई है, जहाँ पे लोग 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ, लेकिन मार्केट उसको ज्यादा देख रही है। मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट साइड से, वो भी काफी जो है ना वो कम होती हुई नजर आई है। वॉल्यूम्स को हमने ड्राई होते हुए देखा है, ट्रेडेड वैल्यू को हमने नीचे आते हुए देखा है। अगर आप मार्केट का रिटर्न देख लें, अक्टूबर के महीने 3% बढ़ा है, बट ये जो 3% है इसके अंदर मेजर जो आपको पता है कि उसमें बैंकिंग सेक्टर का वेट है, और उसकी वजह से हमने आखिरी के दिनों में देखा कि इंडेक्स जो आखिरी के 2-3 दिन के अंदर एक रिकवरी आई है, उसकी वजह से इंडेक्स बढ़ा है। अदरवाइज जो पूरा अक्टूबर का महीना था, हमने डल सेशंस देखे हैं, विटनेस किए हैं, जिसके अंदर हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपको पता 45 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गई। इसके अलावा जो हमारे एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स थे वो लोवेस्ट चलेगा 274 मिलियन शेयर्स के करीब, जो कि लास्ट आपको पता है कि लास्ट शेयर में जाके कहीं इतने हमारे वॉल्यूम लगे। तो इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ लोगों का, क्योंकि जो है लोगों का आगे चल के इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि एक साइकिल अगर एक दफा स्टार्ट हो जाती है ऑब्वियसली, तो फिर एक सर्टेन लेवल पे ही जाके रुकती है।
इसी तरीके से सिमिलर ट्रेडेड वैल्यू को देखें तो वो भी लोवेस्ट के ऊपर आ गए $58 मिलियन के, जो कि लास्ट टाइम हमें जून के अंदर नजर आई थी। उसके बाद से जो है ये वैल्यू बढ़ी थी, बट अब दोबारा से ये लो लेवल के ऊपर आ गई। तो मार्केट एक्टिविटी में मेजर कंसर्न इकोनॉमिक कंसर्न थे, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट था, इन्फ्लेशन था, करेंसी था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने जो है वो परफॉर्मेंस लो एंड के ऊपर की। बट बाय द एंड ऑफ जैसे एंड हो रहा था, आपको पता है सऊदीया से रिलेटेड न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, और आईएमएफ से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आई, तो उसकी वजह से पिछले 3-4 दिन के अंदर मार्केट ने जो गेन किया उसकी वजह से हमें एक गेन नजर आया। अदरवाइज जो है वो पूरा महीना ही हमारा एक डल सेशन हमने विटनेस किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज रिटर्न देख लें, तो ये मेजर जो है वो ज्यादातर जो सेक्टर्स है सबने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ये जुलाई से लेके अब तक सिर्फ कुछ ही सेक्टर हैं जिसके अंदर आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। इन सेक्टर्स के रिटर्न्स जो है वो रिलेटिवली जो फिर भी बेहतर है। तो यहाँ पे ये हैवी वेट्स बैंक्स हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी हैवी वेट्स हो रहे हैं, ईएनपी सेक्टर ऑयल पैसेज बढ़ रही है, वो करेंसी के भी बेनिफिशियरी हैं। तो इंडेक्स वाइज हमें मार्केट में जो है ना वो ऐसा कोई बड़ा पैनिक नजर नहीं आता, बट जो है वो करेक्शन जिसको हम कहेंगे तो वो लेवरेज सेक्टर्स के अंदर आ सकती है। अब लेवरेज सेक्टर्स के अंदर भी यही है कि बहुत सारे सेक्टर्स आप ये देखें कि ऑलरेडी एक करेक्शन फेज से गुजर चुके हैं। रिफाइनरीज ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जिनको सीमेंट्स को हम कहते हैं सीजनल है, वो तकरीबन जो है वो 17% के करीब करेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी करेक्शन फेज के अंदर ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से कोई और बड़ी करेक्शन होती हुई फिलहाल मार्केट में नजर नहीं आ रही। मार्केट ने बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी कर लिया है इस दफा, और आई थिंक ये 100 बेसिस पॉइंट का भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ से इंडेक्स जो है वो हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा बिकॉज ऑफ ईएनपी एंड बैंकिंग सेक्टर। प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आ सकती है सीमेंट्स के अंदर, ऑटोज के अंदर, इसके अलावा जो है वो दूसरे रिफाइनरीज वगैरह के अंदर। बट इंडेक्स वाइज हम कोई बहुत बड़े यहाँ से जो है ना वो हम बेयरिश सेंटीमेंट नहीं देख रहे मार्केट का, और ना यहाँ से ज्यादा इंडेक्स को गिरते हुए नजर आएगी। अगर आप इसको ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव से भी देख लें तो KC 100 ने जो माइनस रिटर्न दिया है 3% अभी तक, वो मेजर जो है वो आपके डॉलर की वजह से है। तो डॉलर हमारा तकरीबन 10% जो है वो जो है वो डेप्रिशिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो रिटर्न है वो 13% के करीब माइनस में हमें नजर आ रहा है। उसके अगेंस्ट में फ्रंटियर मार्केट MSCI वर्ल्ड में जो है वो उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर रिटर्न जो है फिलहाल नेगेटिव ही हैं जुलाई से लेके अब तक। तो पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट का पार्ट था, अब नवंबर से जो है ना वो हम दोबारा से जो है ना वो फ्रंटियर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से हो सकता है हमारे थोड़े से आउटफ्लो जो है फॉरनर्स के कम हो, और इनफ्लोज के अंदर अगर वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो फिर मार्केट में हमें जो है वो कोई बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आएगा। रही बात कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ में फिलहाल अभी यही है कि ब्रांड आपको पता है 10% स्टिल बढ़ चुका है। लास्ट ईयर 84% बढ़ा था, अभी भी 10% के करीब ऊपर है। कोल प्राइसेस अपना हाई करके आ चुकी हैं, काफ़ी $250 के करीब, अब दोबारा से वो $140 के ऊपर आ गई हैं। तो लगता ही है कि जनवरी ऑनवर्ड, जिस तरह हमने पहले भी कहा था हमें कि कमोडिटीज़ के अंदर जो एक दोबारा से साइकिल रिवाइज होगी और प्राइसेस नीचे आएंगी, वो जनवरी ऑनवर्ड्स हमें नजर आएंगी। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें कोल के भी आगे के भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सारे नीचे ही हैं। तो जैसे ये सप्लाई साइड इशू आई थिंक ये एड्रेस हो जाएंगे, तो एक कमोडिटी प्राइसेस के अंदर हमें थोड़ा सा रिस्पाइट नजर आएगा, और वो चीज़ फिर हमें नंबर्स के अंदर भी आगे चल के नजर आएगी। तो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड है, स्टिल अभी ऊपर है, बट गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह हमने पहले बताया कि जनवरी ऑनवर्ड्स हमें प्राइसेस नीचे नजर आते हैं। स्टील प्राइसेस में भी आयरन ओर वगैरह नीचे आई हैं, बट स्टील जो इसके प्राइसेस है वो नीचे नहीं आ रहे, वो अपने हाई लेवल के ऊपर ही हैं। इसके अलावा यूरिया डैप प्राइसेस भी जो है ना वो हाई लेवल के ऊपर हैं। कोल प्राइसेस मैं बता चुका हूँ कि कोल प्राइसेस अपना हाई करके और वापस से 148 आए, और आगे जनवरी ऑनवर्ड्स हमें वापस से ही 110 और 20 के करीब नजर आते हैं। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो है, और लगता है कि इसकी वजह से तमाम जो पॉजिटिविटी है वो PSX के अंदर हमें नजर आएगी। देखिए जावर, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझा हूँ, अगर मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रेज करूँ, तो ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो अपकमिंग इंक्रीज है इसे मार्केट अपनी प्राइसिंग में एडजस्ट कर चुकी है, और चूंकि स्टॉक मार्केट एक फ्यूचर प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, तो हमने ऑलरेडी जो अपकमिंग इंक्रीज था उसे मार्केट में एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, अब लास्ट क्वार्टर में हमने रिजल्ट विटनेस किए, कॉर्पोरेट रिजल्ट, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ कर दें। देख कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल अच्छी रही है इस क्वार्टर के अंदर। अगर आप देखें कि ओवरऑल ये पहल जो यूनिवर्स है उसकी जो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी है 141% के करीब बढ़ी है। इसके अलावा जो फुल ईयर बेसिस के ऊपर है वो भी 54% के अंदर इसका इनके अंदर इंक्रीज आया है। इसके अंदर मेजर ENP सेक्टर के अंदर अच्छा इंक्रीज आया है, फर्टिलाइजर्स के अंदर काफ़ी सब्सटेंशियल राइज है,
इसके अलावा सीमेंट्स के जो है प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बड़ी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोल प्राइसेस का एक इम्पैक्ट नजर आएगा, मार्जिन थोड़े से रिड्यूस होंगे, बट इन्होंने उसको जो सीमेंट सेक्टर था उसने उसको प्राइसेस को पहले ही पास ऑन कर दिया, और इनके पास जो इन्वेंट्रीज थी कोल की वो थोड़ा लो लेवल की पड़ी हुई थी। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर जो उनके मार्जिन के अंदर वो इंक्रीज आया, और वही चीज़ उनकी बॉटम लाइन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुई। इसके अलावा जो स्टील सेक्टर के रिजल्ट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे, 385% का इंक्रीज आया स्टील के अंदर। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर तकरीबन 13% का डिक्लाइन है, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त रही है इस दफ़ा जो है वो PSX की। इसी के अंदर अगर कंपनी वाइज भी देखें तो जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो मिड टीयर बैंक्स हैं या लो टीयर हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर काफ़ी बड़ा जंप आया क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। और जो बाकी जो बिग फाइव है उनके अंदर जो अर्निंग्स है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, उसके अंदर कोई बड़ा जंप या राइज नहीं है। ये जो ग्रीन है ये बेसिकली सिग्निफाई कर रहे हैं कि इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही है। तो इसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में देखें तो एवेंसियन ने अच्छा परफॉर्म किया, 100% के ऊपर उसकी ग्रोथ है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में आ जाए तो ऑलमोस्ट FFBL, FFC, एंग्रो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही है, काफ़ी बड़ा हमें जो है वो जंप नज़र आया। इसी तरह फूड सेक्टर के अंदर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और लेदर अप के अंदर भी जो लेदर एंड 10 ईयर्स के अंदर भी अच्छा है नंबर्स हैं। और कमिंग टूवर्ड सीमेंट्स के नंबर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। इसके अलावा स्टील सेक्टर के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर रहे। इसके अलावा जो है वो दूसरी कंपनीज में अगर आप ग्लास सेक्टर देखें तो ग्लास सेक्टर ने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के रिजल्ट्स में डबल डिजिट हमें ग्रोथ नजर आई। तो ओवरऑल अगर एक जो है ना वो इस पर व्यू देखा जाए तो यही कि प्रॉफिटेबिलिटी सीमेंट कंपनीज की अच्छी हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह अभी प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री के बाद तो जो भी इन्फ्लेशनरी कंसर्न है, जो भी प्राइसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, लगता है ये कि ये चीज़ इसको पास ऑन कर देंगे, और बॉटम लाइन के अंदर कोई बहुत बड़ा हमें डिक्लाइन जो है वो कंपनीज का नज़र नहीं आएगा। आगे चल के आउटलुक की आपने बात की तो उसमें जो अगर इसको मैं समराइज करूँ कि नवंबर का महीना में किस तरीके से लगता है, तो इसमें इस तरीके से हमने देखा अभी जो सऊदी पैकेज अनाउंस हुआ है हमारा $4.2 बिलियन के करीब, और इसके अलावा जो IMF की एंट्रेंस है वो उसकी वजह से हमारे काफ़ी जो है ना वो आसान हो गई है। तो IMF प्रोग्राम के अंदर होपफुली आज भी फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि हम जो है ना वो इस वीक के अंदर IMF के साथ अपना ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो IMF के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो फिर और सऊदी पैकेज आपके पास है ऑलरेडी, तो यहाँ से इकोनॉमिक जो कंसर्न है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ईज ऑफ हो जाएंगी, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो काफ़ी जो है ना वो लोअर साइड के ऊपर गया था वो दोबारा से हमें एक एक्टिविटी इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। तो नवंबर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू है, 100 बेसिस पॉइंट हम इसके अंदर इंक्रीज देख रहे हैं। मार्केट उस चीज़ को भी, अगर यहाँ से एक रैली बनती है मार्केट के अंदर IMF के ऊपर और इस सऊदी पैकेज के ऊपर जो कि हम देख रहे हैं अभी, तो आगे चल के बाय द एंड और 20 नवंबर के करीब जो है मॉनेटरी पॉलिसी जब आएगी वहाँ पे हम थोड़े से एक सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है देखें। तो यहाँ पे जो लोगों का कंसर्न होगा वही 20 तारीख के करीब जब करंट अकाउंट के नंबर्स आएंगे उसके तक रुपी किस तरीके से परफॉर्म करता है, कमोडिटीज़ की क्या सिचुएशन है, और IMF की कंडीशंस क्या हैं। ये दो तीन फैक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस महीने में देखने वाले। अदरवाइज जो पॉलिटिकल एंड से जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया ऑलरेडी, और इसके अलावा जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी मेरा ख्याल है मार्केट उस चीज़ को पिछले जो है 2-3 महीनों के अंदर वो इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। तो अगला जो नवंबर है उसमें फोकस IMF प्रोग्राम होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट, ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखते हुए आई थिंक जो अगर आप पोजीशन ली जाएंगी तो फिर जो है यही चीज़ मार्केट को ड्राइव भी करेंगी, और गोइंग फॉरवर्ड जो आपका रुपी है वो किस तरफ को जाता है, आई थिंक ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगले महीने के अंदर। थैंक यू यावर। काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे ख्याल से आज के लिए वेबिनार के लिए ये सारी चीज़ें बहुत थी। अगर आप लोगों को व्यूअर्स को कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी स्क्रैप स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। यू पीपल आर मोर देन वेलकम, और हमें खुशी होगी अगर हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सके। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, मैं और यावर आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।